हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजय और आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं सर्कुलर मोशन। हर एक कॉन्सेप्ट हम सर्कुलर मोशन का कवर करेंगे। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में अपने 1D और 2D जो है कवर कर लिया था पूरा विद इंपॉर्टेंट PYQs और दर्शन रीजन के क्वेश्चन भी। ऐसे ही आज के लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट कवर किए जाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट है और जितने भी सभी कॉन्सेप्ट है, और सबके दर्शन रीजन के क्वेश्चन भी हैं एक आध किसी के, है ना। और PYQ भी इंपॉर्टेंट PYQ या क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है वो सभी सब इसमें कवर होंगे, है ना। खासकर जैसे कुछ डाउट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम या इन सभी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्कुलर मोशन क्या होता है। बेसिकली किसी भी एक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का पाथ जो वो कवर करता है एक सर्कुलर पाथ के अंदर, जो भी वो अपना मोशन करता है वही एक तरीके से सर्कुलर मोशन है। या फिर एक सर्कल के सरकमफेरेंस के अराउंड जो भी किसी पार्टिकल का मोशन हो रहा है वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। जैसे तो यहाँ लिखा हुआ भी है ना, देखो वही चीज़ मैं अब फिर से बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई होंगी, तो पहले वो नहीं पढ़ना, बट जैसे जो चीज़ें मैं बताते जाऊँ और फिर जो मैं हाईलाइट कर दूँ, फिर उन चीज़ों को देखना, तब ज़्यादा वो बेहतर समझ आएगी। तो क्या बताया, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल और मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज नॉन ए सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। अब इसके बाद में कुछ टर्म्स इसके अंदर है, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे हमारे लीनियर मोशन के अंदर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन है तो यहाँ पे एंगुलर के साथ में डिफाइन होती है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। और देखो ये कहीं ना कहीं ईजी है, बट इसको समझने के लिए ना एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं आप जा रहे हो, है ना, इस तरफ जा रहे हो किसी कार के अंदर बैठ के, कैसे भी आप इस तरफ आपकी वेलोसिटी है। तो क्या होगा, आपको ये पेड़ वगैरह जितने भी है सब पीछे जाते हुए दिखेंगे कुछ वेलोसिटी से, है ना। और बराबर वेलोसिटी से दिखेंगे, जितने वेलोसिटी से आप जा रहे होंगे पीछे, और उतनी ही आपको ग्राउंड ग्राउंड में, ये ग्राउंड में नहीं है, तो आपको ये चीज़ें जाती हुई दिखेंगी पीछे की तरफ। मान लो ये दो पेड़ थे इधर, और इसके पीछे जस्ट इधर जो है ना थोड़ी सी दूर दो पेड़ और थे, और इनका डिस्टेंस जो है आपस में, इन दोनों का आपस में बराबर है ना। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, क्या चीज़ है, जैसे S1, मतलब कि दोनों के ये S2 कहलाते हैं, S1 S2 जो है ना आपस में बराबर होंगे, है ना। अब वेलोसिटी जो आपको जाती हुई दिखेगी, इनकी लीनियर वेलोसिटी वो भी दोनों की बराबर होगी। इसको मैं V1 V2 बोल देता हूँ, है ना। अब लेकिन यहाँ पर क्या है ना, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है कि मान लेते हैं इस पेड़ से लेकर इस पेड़ तक को देखने के लिए क्या करना पड़ रहा है उसको, यहाँ से यहाँ तक की उसको अपने गर्दन घुमानी पड़ेगी। इस गर्दन घुमाने को ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ से जो है इस पेड़ को देखने के लिए इस पेड़ तक, यहाँ तक इतनी गर्दन घुमाई उसने, बट क्या होगा जब वो दूर वाले पेड़ को देखेगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ देखो, अभी सही से नहीं बनाएंगे तरीके से, यहाँ से आएगा ये जैसे ये जो एंगल है ना, ये एंगल, ये आपस में दोनों के दोनों इक्वल नहीं है ना। तो इनका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ना, एक तरीके से थीटा 1 जो है थीटा 2 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ थोड़ा सा रफ फिगर बन रही है, बट फिर भी चीज़ें दिखनी होंगी ना, ये जैसे मान लेते हैं ये थोड़ा सा दिखाते हैं इस तरीके से, है ना। तो ये एंगल और ये वाला एंगल बिल्कुल अलग है, जो रेड वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यही है कि आपका डिस्टेंस जो था दोनों के बीच का सेम था। यहाँ से यहाँ तक आपने जैसे जाते में देखा, उनके बीच में डिस्टेंस तो सेम रहा। बट आप जैसे जैसे अपनी गर्दन घुमा के जितना देखोगे, उस वाले पास वाले पेड़ के लिए आपको इतनी गर्दन घुमानी पड़ेगी, दूर वाले की सिर्फ इतनी घुमानी पड़ेगी। तो ये चीज़ है ना, यही क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और इसको निकालने का तरीका होता है थीटा, जो होता है ये L/R के बराबर होता है। और इसको भी समझेंगे इस तरीके से, जैसे मान लेते हैं कोई सर्कुलर पाथ है ना। अब यहाँ से किसी पार्टिकल ने स्टार्ट करा और वो यहाँ तक गया, और यहाँ पे हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है अगर हम सेंटर से उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो जाएगा, जितनी उसने लेंथ चली ना यहाँ पे सर्कुलर पाथ पे, वो थीटा इज इक्वल टू एल, और जितनी इसकी रेडियस है L/R। यहाँ पे ध्यान रखना है थीटा जो है ना वो रेडियन के अंदर होगा। ठीक है, इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है। तो ये चीज़ हो गई। अब ऐसी एंगुलर वेलोसिटी, है ना, एंगुलर वेलोसिटी भी जो होगी इसकी जो है, जैसे मान लेते हैं ये वाला एग्जांपल था ना, इसके अंदर जो एंगुलर वेलोसिटी इस वाले की होगी ना, ओमेगा 1, ओमेगा से डिनोट करते हैं इसको, ओमेगा 2, तो वो इस वाले के लिए जितनी जल्दी आपको जो है गर्दन घुमानी पड़ेगी ना, उतनी उसके लिए नहीं घुमानी पड़ेगी। इसके लिए आपको ऐसा देखना पड़ रहा है नीचे वाले के लिए, तो उसके लिए आपको यूँ देखना पड़ेगा, समझे। वही एक तरीके से इसकी हम एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एक तरीके से समझने के लिए तरीका है ये जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना, कि लीनियर में और एंगुलर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी किस तरीके से डिफाइन, जैसे वेलोसिटी क्या होती है, ds/dt, है ना। और यहाँ पे एंगुलर है, तो क्या हो जाएगी d थीटा बाई dt, एंगुलर वेलोसिटी।
इस तरीके से डिफाइन है। जैसे लीनियर में सेम उसी तरीके से अभी हम आगे देखेंगे कि सारी इक्वेशन जिस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है, डी थीटा बाई डी टी। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिख रही है आर पी एम, है ना, वो भी बताऊंगा क्या लिखा है। ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन देखो, इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। एक्सेलरेशन क्या होता था, डी वी बाई डी टी, तो ऐसी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। बस इतना सा फर्क है। और आर पी एम का है ना, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि अब यहाँ पर है आरपीएम क्या चीज़ होती है। आरपीएम इसको बोलते हैं रोटेशन पर मिनट। ये इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन करते दौरान ये दी जाती है, बस इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं और इसकी वजह से -1 भी हो जाते हैं। रोटेशन पर मिनट आपको बोला जाएगा, ओमेगा को ना दिया जाएगा, मान लेते हैं ओमेगा को दिया जाएगा 2 आरपीएम, लेकिन ओमेगा की इसी जैसे इसकी यूनिट क्या है, रेडियन में होती है ना, ये तो रेडियन है, ठीक है, और ये क्या है, रेडियन पर सेकेंड, है ना। जैसे उसमें क्या होता था, मीटर मीटर पर सेकंड, फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे रेडियन रेडियन पर सेकंड, और ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये आरपीएम क्या होता है, अब जब आपको जैसे दी जाएगी ना, वहाँ पे क्या होता था, जैसे लीनियर के अंदर आपको वेलोसिटी जो है सेंटीमीटर में दे दी, सेंटीमीटर पर सेकंड में दे दी, तो आप उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हो। ऐसे ही यहाँ पर आपको क्या दी जाएगा, आपको रेडियन पर सेकंड जो है आपकी यूनिट है, ठीक है, मेन। तो बट आपको इस तरीके से दिया जाएगा रोटेशन पर मिनट के अंदर। तो 2 रोटेशन पर मिनट, रोटेशन क्या, एक ऐसे इस तरीके से मोशन पूरा बनना, सर्कुलर मोशन, ये एक रोटेशन है। तो एक रोटेशन के अंदर कितना एंगल चलता है, 2 पाई, है ना। तो क्या करते हैं, रोटेशन की जगह 2 पाई लिखा, और पर मिनट, एक मिनट के अंदर कितना सेकंड, पर मिनट, मिनट के अंदर कितना सेकंड, 60, इतना निकल गया। तो एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअल में क्या हो जाएगी इसकी, इससे कट करा इसको, है ना, 30, और ये कटा हुआ 15 बचा, पाई बाय 15 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। आपको 2 रोटेशन पर मिनट दी थी, बट एक्चुअल में आपको वैल्यू क्या रखनी थी, पाई बाय 15, ठीक है, ये चीज़ समझाने के लिए थी। और हम नेक्स्ट आते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। कलर दूसरा ले लेता हूँ। जैसे ये दिया हमें ना, जैसे उसके अंदर क्या होता था, एक्स टी की फॉर्म में दिया जाता था, टी क्यू प्लस टी स्क्वायर जो भी दिया, फिर उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालते थे, उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालते थे। अब ऐसे ही यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है जहाँ आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया गया है और पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी है टी इक्वल टू 2 सेकंड, तो ये किस तरीके से करेंगे। जैसे ये दे दिया, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से एंगुलर वेलोसिटी पे आने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर आगे आ जाएगी यानी 3, और उसके ऊपर से एक पावर लेस हो जाएगी, ऐसी सेकंड वाला पावर आगे आ गई, और उस पर से एक पावर लेस हो गई यानी 1 बची, उसको लिखे ना लिखें बराबर है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0। अब टी इक्वल टू 2 सेकंड पर पूछा है हमसे, है ना, तो यहाँ पे हम टी की जगह पे 2 रख देंगे, तो 3 इंटू में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ऐसे 2 इंटू में 2, तो 3 4 ज़ा 12, और 2 2 ज़ा 4, तो क्या क्या 16 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। बस इस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो जैसे मैंने एक्सेलरेशन को बताया, अब मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, देखो एक्सेलरेशन क्या होता था हमारे लीनियर के अंदर, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन को इस तरीके से लिखा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय डेल टी, ऐसे यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन को ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डेल टी, ठीक है। ये कुछ चीज़ें ऐसी एज इट इज़ याद रखनी है। अब जैसे इनके डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, जैसे डायरेक्शन क्या है लीनियर के अंदर, तो सीधी सीधी हमें पता रहती है ना, जैसे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई, तो एक्सेलरेशन ऐसे ले लिया, है ना। ये तो मतलब क्या है, ये तो समझने वाली बात है भी नहीं इतनी। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो किस तरीके से बताते हैं, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से बनाते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है ना, वो प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होती है ना, प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर और एक्सिस के अलोंग। अब इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कि हमारे जो है एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, उसे थोड़ा सही से बना लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ओमेगा ये ना ऐसे करके घूम रहा है, ये मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट पेज पे, तुम तो मुझे स्किप कर दोगे। लो रुक जाओ एक सेकेंड, ठीक है। तो हम कह रहे थे, हाँ क्या बता रहा था, हाँ। तो मान लो तो ये जो है इस तरीके से घूम रहा है ना, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, कोई भी मान लेते हैं यहाँ से जुड़ा हुआ था ऐसे करके, और वो पार्टिकल जो है ऐसे रोटेट कर रहा है।
अब मान ले, अब हमसे पूछता है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, वो तो आप मैग्नीट्यूड निकाल दोगे, है ना, डिस्प्लेसमेंट दिया होगा उसको डिफरेंशिएट करके निकाल लोगे, या फिर कुछ और वैल्यूज़ दी जाएंगी जो आगे हम सीखेंगे, है ना। तो अब यहाँ से लेकिन पूछता है कि डायरेक्शन क्या होगी, और आपका जो अल्फा है ना वो भी इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब डायरेक्शन पूछ रहा है तो आप क्या करते हैं ना, अपनी फिंगर्स को लेते हैं और कर्ल करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में, है ना। राइट हैंड लेंगे और कर्ल करेंगे अपनी उंगलियों को एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और जो थंब होगा ना वो किसको डायरेक्शन दिखाएगा, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की डायरेक्शन। ये अलोंग द एक्सिस आ जाएगा ना। तो अब जैसे अगर हम कर्ल करिए हमने इसके अंदर, ऐसे कर्ल हुई, तो थंब हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी की एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगी अलोंग अलोंग द एक्सिस, यानी ये जो एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है ना, ये ऊपर प्लेन के अबव और प्लेन के नीचे जाके जो एक्सिस बन गई ये, तो हमें पता लग गया कि प्लेन के अबव जो है इसकी डायरेक्शन निकल के आ रही है थंब से। तो इस तरीके से बताया, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है ना। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ रोटेशन, है ना। अलोंग द एक्सिस यानी इसके एक्सिस के अलोंग, है ना, और परपेंडिकुलर भी है प्लेन के, इस प्लेन के, ये वाला जो प्लेन है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हमने देखो जैसे उसके अंदर फॉर्मूला होते हैं ना वो मैंने लिख के दिखा दिया यहाँ पर, तो इससे हम आसानी से समझ लेते हैं। जैसे लीनियर में क्या होता था, जितना बताना सिर्फ उतना उसी चीज़ को देखना है। लीनियर में क्या होता था, वी इक्वल टू यू प्लस ए डी। अब यहाँ पे वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं, और इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नोट से डिनोट करते हैं। देखो ओमेगा से वेलोसिटी फाइनल, एंगुलर वेलोसिटी फाइनल है, और ये एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल है, और एक्सेलरेशन वहाँ पे ए होता है, यहाँ पे अल्फा होता है। बस इस तरीके से सारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस आर पी टी स्क्वायर। एस की जगह डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो डेल थीटा लिख दिया, और ओमेगा टी इंटू में हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ऐसी ये वाली सेम है ना। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस के अंदर इस तरीके से कर दिया। और जो एक इक्वेशन होती है ना nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं क्या होती है, यू प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन, है ना। सेम वो यहाँ पर भी हो जाएगी किस तरीके से, बट एस एन क्या है, थीटा एन करा, डिस्प्लेसमेंट तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ओमेगा नोट प्लस में अल्फा बाई टू, टू एन माइनस वन, ठीक है ना। बस। और देखो एक रिलेशन होता है, ये तुमको याद रखना है, ठीक। ये वाला रिलेशन v इक्वल टू ओमेगा आर, जो लीनियर वेलोसिटी होती है ना वो इक्वल होती है एंगुलर वेलोसिटी इंटू में आर की, और जो लीनियर एक्सेलरेशन, एक तरीके से लीनियर या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे, वो किसके इक्वल होती है, अल्फा इंटू में आर के। अब वो उसके आगे इसको और ज़्यादा अच्छे डिटेल में समझेंगे अभी क्या चीज़ है ना। अब जैसे यहाँ समझते हैं इसको, देखो वेलोसिटी की दो चीज़ होती है, एक तो इस वेलोसिटी की ना स्पीड होती है ना, और दूसरी चीज़ क्या होती है, एक सेकेंड, वेलोसिटी की स्पीड होती है ना, और दूसरी क्या चीज़, डायरेक्शन होती है। अब जो वेलोसिटी की जो सर्कुलर मोशन के अंदर बात करें, जो स्पीड जो चेंज होती है ना, ये याद रखना है, आगे मैं दिखाऊंगा भी किस तरीके से चेंज होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से, और जो डायरेक्शन चेंज होती है वो होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, डी वी बाई डी टी, ठीक है। और जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो होता है वी स्क्वायर बाई आर, और हमने अभी रिलेशन पढ़ा वी इक्वल टू ओमेगा आर, तो यहाँ पे हम रख देते हैं वी की जगह पे ओमेगा आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर वो इस तरीके से कैंसिल होगा, ओमेगा स्क्वायर आर बचता है, ठीक है। तो हमें क्या रखना है, स्पीड जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से चेंज होती है, और डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल का फॉर्मूला डी वी बाई डी टी, और सेंट्रीपिटल का वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और वी की जगह पे ओमेगा आर पुट करके रख सकते हैं। और यहाँ पे आर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी अभी आगे देखते हैं क्या चीज़ है, थोड़ा सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, सुनते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लेते हैं कोई पार्टिकल है ना, जितना बताता रहूँगा सिर्फ उस चीज़ पे ध्यान देना कि यहाँ पर जो है हमारा एक पार्टिकल था, वो सर्कुलर मोशन में था। तो उसके अंदर क्या होता है ना, दो तरह की चीज़ें, दो तरह के एक्सेलरेशन आते हैं। एक जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और एक अलोंग द डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है ना उसी डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल यानी जगह क्या होता है ना, सर्कल में एक चीज़ डिफाइन होती है टेंजेंट। तो आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दो ना, ये तो ये टेंजेंट है टू द सर्कल, ऐसी एक और लाइन ड्रॉ करी तो टेंजेंट है इस पॉइंट के लिए, ये टेंजेंट है इस पॉइंट के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही इस पॉइंट पे यहाँ इसका मोशन हो रहा था, तो इसी पॉइंट पर हम टेंजेंट बनाएंगे, तो उस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में उसका मोशन है उसी डायरेक्शन में या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है।
अब यहाँ पे काम क्या होता है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है इस पार्टिकल को घुमाने का काम करता है, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो अभी मैंने पार्टिकल की वेलोसिटी के डायरेक्शन में ले रखा है, जो कि अपोजिट यहाँ भी हो सकता था, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बट हमने अभी डायरेक्शन में रखा है। अब ये क्या करेगा, अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, ठीक है। और ये तो हमेशा होगा इस सर्कुलर मोशन के अंदर, क्योंकि यही तो घुमाने में मदद करेगा। ये हो सकता है कभी ना हो कभी हो भी, अगर वो, अब वही समझेंगे, ठीक है, आगे और ज़्यादा इसको। अगर ये होगा तो वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, यानी मोशन जो है कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, है ना। और अगर ये प्रेजेंट है तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, लीनियर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी तो उसकी एंगुलर भी चेंज होगी, है ना। जैसे v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, अगर यही चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज होगा फिर, है ना। तो वही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर ये चेंज होगा तो पार्टिकल का जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। अभी और डिटेल में सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ कार रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड दे दी एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, जिसका रेडियस जो है कितना है 100 मीटर। एक सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास में, उसका रेडियस है हमारे पास में 100 मीटर, ठीक है। कह रहे हैं 62.8 सेकंड लगते हैं एक सर्कुलर लैप को कंप्लीट करने के लिए, मतलब ये पार्टिकल यहाँ से चला और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 62.8 सेकंड लगते हैं, टाइम हमें दे दिया 62.8 सेकंड, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी बताओ, एक सेकंड, एवरेज वेलोसिटी बताओ और एवरेज स्पीड बताओ, है ना। दो चीज़ें पूछ रहे हैं जब वो एक सर्कुलर पाथ को, अपने एक सर्कुलर लैप को जो है ना कंप्लीट कर लेगा। देखो ये मैंने 1D 2D वाले लेक्चर में बताया था, है ना, कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, इन दोनों का फॉर्मूला कौन से याद रखना होता है। देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, पहले हम एवरेज वेलोसिटी देखते हैं, चलो, है ना, उसका रीज़न बताऊंगा, पहले वो जल्दी खत्म हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टाइम लिख देते हैं इसको, है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, एक तरीके से मान लो यहाँ से सर्कुलर मोशन जो इसने स्टार्ट करा था, यहाँ से चला, और एक कंप्लीट जब सर्कुलर मोशन हो जाएगा, उसका पूरा मोशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो यहीं पे तो आ जाएगा वापस से, ठीक है। तो एक तरीके से उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो, इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, बाई टी या कुछ भी हो यहाँ पर तो जीरो निकल के आ गया, यानी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अब एवरेज स्पीड की बात करते हैं, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब यहाँ देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, एक जब सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट हो रहा है तो वो एक सरकमफेरेंस पूरा कवर कर रहा है, और सरकम मतलब यहाँ से चला, मतलब कहने का मतलब ये यहाँ से चला, ये पूरा का पूरा उसने सर्कल एक बारी में कंप्लीट कर लिया, तो यही सरकमफेरेंस होता है सर्कल का, और इसका फॉर्मूला होता है 2πr, है ना। तो वो 2πr चला है, और कितने सेकंड के लिए, टी टाइम के लिए, और टी टाइम में 62.8, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2πr, और आर कितना है 100, डिवाइड बाय कितना, टाइम 62.8, ठीक है। अब देखो पाई की जगह पे अगर मैं देखो 3.14 रखूँ, 2π है ना, तो पाई की जगह पे हमने रख दिया 3.14, देखो क्या बन जाएगा, ये बनेगा 6.28, जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा ना तो 6.28 बन जाएगा, यानी ये जो है ना 2π ये 6.28 है, डिवाइड बाय 62.8, तो कितनी ईजी कैलकुलेशन हो गई, और 100। अब देखो ये वाले पॉइंट को हटाकर नीचे मैं दो जीरो लगा सकता हूँ, और ये वाले पॉइंट को हटाकर ऊपर मैं एक जीरो एक्स्ट्रा लगा सकता हूँ। अब देखो आसानी से हो जाएगा, ये इससे पूरा का पूरा ये कट जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, एक ये 10 बचा, तो एवरेज स्पीड कितनी निकल के आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एवरेज स्पीड, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहे हैं, अ व्हील हैज़ एंगुलर एक्सेलरेशन, देखो एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा दे दिया, अल्फा कितना है 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और इनिशियल एंगुलर स्पीड, इनिशियल यानी ओमेगा नॉट जो दे दिया वो कितना निकल गया 2 रेडियन पर सेकेंड, इन अ टाइम टी ऑफ, मतलब टाइम दे दिया उन्होंने, देखो टाइम दे दिया 2 सेकंड का। अब कह रहे हैं कितना एंगल रोटेट करेगा, यानी थीटा पूछ रहे हैं। अब देखो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आसानी रहेगी ज़्यादा, ओमेगा टी प्लस में हाफ ए अल्फ़ा टी स्क्वायर, है ना। देखो ओमेगा नॉट क्या है 2, टाइम क्या है 2, हाफ अल्फ़ा क्या है 3, और टाइम कितना है 2 to the 4, कितना ईजी हो गया, तो 2 1 2 2 2 3 6, और 6 4 10, 10 इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। 10 क्या है रेडियन, ठीक है ना।
तो इस तरीके से ही क्वेश्चन हो जाएगा। और ये पी बाई क्यू है मेरे ख्याल से, जितना मुझे याद नहीं है वाला। ऐसा नहीं कि बहुत ईजी क्वेश्चन है तो ये तो आएगा नहीं। इस तरीके के ईजी क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, मतलब 30 क्वेश्चन तो लगभग इसी तरीके के होंगे, जहाँ बस एक पढ़ना है, कॉन्सेप्ट देखना है उसके अंदर क्या लग रहा है, क्या फॉर्मूला लग रहा है। कई बार तो कॉन्सेप्ट भी इतना ध्यान नहीं देना होगा, फॉर्मूला लगाना है और इसका सॉल्व हो जाएगा। बट ये है कि आपको जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लो, है ना, आसानी हो जाती है फिर उसको सॉल्व करने में। अब देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है। मैंने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाई, बट एंगुलर वेलोसिटी के ना अंदर उसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है। अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू आर एस, है ना। ये कह रहे हैं कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी। यहाँ पे एक पॉइंट पी है, वो यहाँ इस वेलोसिटी से जा रहा था, ठीक है, मतलब कि वो ऐसे ही मोशन कर रहा है ना, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर टाइम पर वो इस पॉइंट पर है, उसकी वेलोसिटी इधर है। तो क्यू के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। अभी देखो सोच रहे हो कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, वो तो बस वी इक्वल टू ओमेगा आर हो जाती है ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सॉरी, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, सिर्फ इतना नहीं होता, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी बताने के लिए ये याद रखना है कि एंगुलर वेलोसिटी में जो वी होता है ना, ये वी परपेंडिकुलर होता है आर के परपेंडिकुलर। जो वी, मान लो कोई अगर ऐसी चीज़ है, मान लो एक रॉड है, अगर मुझे इसे घुमानी है तो मैं इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इसको दूंगा तो ये घूमेगी थोड़ी, ये तो सीधी सीधी जाती रहेगी, है ना। लेकिन सोचो मैंने थोड़ा सा इसको टेढ़ी डायरेक्शन में ऐसे वेलोसिटी दी, तो कहीं ना कहीं इस तरफ ऐसे घूमेगी ना, ऐसे घूमेगी। लेकिन इस वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ना, ये वाला कंपोनेंट, ये इसको सीधा ले जाने के लिए चाहेगा, लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है ये घुमाना चाहेगा। और ये कौन सा कंपोनेंट है जो इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू, कि यहाँ पे जो v परपेंडिकुलर लिया जाता है और r तो ठीक है, r के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगी वही हम ली जाती है एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। अभी इस क्वेश्चन को करते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ये चीज़, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, कभी सोचो ये क्या चीज़ है, पढ़ भी रखी होगी कुछ बच्चों ने, ठीक है। अब देखते हैं वेलोसिटी ऑफ p, है ना, विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तरीके से एंगुलर वेलोसिटी है ना, एंगुलर वेलोसिटी हम निकालनी है। यहाँ मैंने v लिख रखा है ना मैंने पहले से, एक जरूर सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ, ओमेगा, है ना, ये भी ओमेगा, ये भी ओमेगा, ये ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर करना है ना, वी परपेंडिकुलर बाई आर। अब देखो वेलोसिटी परपेंडिकुलर ओमेगा ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्यू के रिस्पेक्ट में निकालना है तो लेंथ हम ये वाले लेंगे, ठीक है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, लेंथ हम लेंगे ये वाली, अच्छा रहेगा। ये, है ना, पी की निकालनी है क्यू के रिस्पेक्ट में। क्या हो गया इसको, ये देखो, शिट, आ जा, हम्म, ये वाली लेंथ लेंगे, पी की निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो वी परपेंडिकुलर क्या है, क्यू के रिस्पेक्ट में, यही तो इसका आर है। अब इस आर के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट, परपेंडिकुलर वेलोसिटी यही है, कोई और कंपोनेंट भी नहीं। तो डायरेक्ट हम यही वेलोसिटी रखेंगे वी बाय, और डिस्टेंस कितना है ये वाला, ए है ना, ये ए है, ए गिवन है ना, इसको ए ले लेंगे, वी बाई ए, ठीक है। इतना सॉल्व हो गया। अब देखो वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में देखते हैं, आर के रिस्पेक्ट में इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इस दूरी के ऊपर वेलोसिटी जो लग रही है यहाँ पर इस पॉइंट पे, वो तो पैरेलल डायरेक्शन में लग रही है ना। तो घुमाने के लिए तो इसके हिसाब से तो कोई पॉइंट, इस पॉइंट के हिसाब से तो कोई इसके पास में वेलोसिटी नहीं है, इस पॉइंट के पास में, पी पॉइंट के पास में। तो अब इसके हिसाब से देखेंगे तो ये सीधा सीधा जाएगा यहाँ इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो एंगुलर वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कोई कंपोनेंट ही नहीं है। जो अगर मान लेते हैं इस आर के रिस्पेक्ट में इस वेलोसिटी का यहाँ पर कोई कंपोनेंट होता तो हम वी बाई ए कर सकते थे, इस वाली वेलोसिटी को ले लेते, बट यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है, पैरेलल ही है बस। तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा। अब देखो एस के रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में देखोगे तो क्या होगा कि वेलोसिटी ये रही, और वी परपेंडिकुलर बाई आर करना ना, तो वी परपेंडिकुलर कितना है, देखो इसके रिस्पेक्ट में वी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा वी, और रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है। समझ रहे हो कि एक ही पॉइंट की तीन अलग पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर से चाहे देख लेना, खुद से ट्राई करना, ठीक है, किस तरीके से निकाला, बस वी परपेंडिकुलर बाई आर करना है इसमें। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देखो अब शुरू करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज़ें ना पहले से लिख के रखी हैं आसानी के लिए, है ना भी, है ना, कि ताकि चीज़ें जल्दी से लिख बताई जा सके। बट अभी क्या है, इन सब चीज़ों को मत देखना, जितना बताते जाओ सिर्फ उतना उतना देखा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ हम देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इस पहले मैंने थोड़ा बहुत डिफरेंस ही बताया अभी पहले भी, है ना, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या फ़र्क है। बेसिकली क्या होता है ना, एक सेकंड रुक जाओ, ये ले लेता हूँ ये यहाँ पर जो कोई पार्टिकल है ना, मैंने बताया अभी उसके पास में दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट है ना, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो वो मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही जो है लीनियर वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी इसको चेंज करवाता है, इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को। और अगर यही चेंज होगी तो मोशन जो है ना यूनिफॉर्म नहीं रह पाएगा। तो अगर मान लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना, देखो एक चीज़ है कि वेलोसिटी जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। कैसे, देखो डायरेक्शन, वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे नहीं, क्योंकि देखो डायरेक्शन जो है वो तो चेंज होती जा रही है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी यहाँ है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी यहाँ है, इस पॉइंट पे यहाँ पर ऐसे चेंज होती जा रही है। तो इस वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना वो कांस्टेंट है। और वो क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है। तो देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। और जिस वजह से देखो v इक्वल टू ओमेगा आता है, r तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये टर्म भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है इस पॉइंट में मान लो इस तरीके से यहाँ पर है, तो वो जो एंगुलर वेलोसिटी है ना वो भी कांस्टेंट होगी, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि देखो सबसे पहले कहाँ से शुरू हो रहा है, यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी जो कांस्टेंट होनी चाहिए मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट हुई, उससे ओमेगा कांस्टेंट हो गया। अब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट थी तो उस समय देखो पता भी लग गया कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है, तो dv बाई dt क्या आ जाएगा, जीरो, है ना। और मैंने बताया था अभी कि dv बाई dt क्या होता है, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। इस वाली वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करते हैं ना, इस वाली वेलोसिटी को, तेरी आ जाए, हाँ, इस वाली वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को देता है। तो ये कांस्टेंट है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का तो जीरो हो जाता है ना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, ठीक है। बट यहाँ पे देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा होगा, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना वो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं कर रहा, बट वो मोशन, सर्कुलर मोशन होने में मदद कर रहा है, पार्टिकल को घूमने में जो मदद कर रहा है ना वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं होगा सर्कुलर मोशन के अंदर। और मैंने बताया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, मैंने बताया सर्कुलर मोशन में हो सकते हैं दो तरह के एक्सेलरेशन। तो अभी एक सेकेंड, हाँ, जैसे दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, सेंट्रीपिटल एक टेंजेंशियल, तो उनका नेट निकलेगा जरूर, है ना। बट यहाँ पे यूनिफॉर्म में क्या है, सिर्फ टेंजेंशियल प्रेजेंट है, सॉरी सेंट्रीपिटल प्रेजेंट है, टेंजेंशियल तो जीरो। तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा ना वो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, जिसकी वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर, और वी को इसको ही हम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, क्या वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। अभी मैंने बताया वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट नहीं होता है ना। वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि वेक्टर में जो है डायरेक्शन भी आ रही है और मैग्नीट्यूड भी आ रहा है, डायरेक्शन तो चेंज होती जा रही है ना, भले ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो, वो क्या कहते हैं, चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसलिए ओवरऑल वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, उसको क्रॉस कर दी। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नहीं, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अब वो क्यों, देखो तुम तो कह रहे हो कि ये तो कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर, जब ओमेगा जब कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल तो वो भी कांस्टेंट होने चाहिए, नहीं, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा, हम उसको कांस्टेंट यूँ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की भी हर पॉइंट पर डायरेक्शन अलग हो रही है। जैसे यहाँ पे देखो तो वो इस तरीके से, यहाँ पे देखे तो वो कुछ इस तरीके से आएगी, यहाँ पे देखो तो इस तरीके से, बट वो पॉइंट करेगी सेंटर की तरफ, ठीक है, वो ठीक है, बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना हर बार। अभी ऐसे है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो ये तो चेंज हो रही है, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं। अब ये देखो आगे क्या कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्या एक्सेलरेशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, हाँ, क्यों, देखो एक्सेलरेशन सिर्फ ये वाला सेंट्रीपिटल लग रहा है और वेलोसिटी ये, तो हर पॉइंट पे ये तो परपेंडिकुलर है ना, ठीक है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जितनी सब चीज़ें ज़रूरी थी जानने के लिए मैंने सब अच्छे से बता दिए, ठीक है। और ये पॉइंट ज़रूर याद रखना। अभी इसको याद देखो, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये स्टेटमेंट वाई या फिर एजर्शन इंजन बना के इनको बहुत प्यार से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कभी भी पूछा जा सकता है, अब इस साल भी पूछ सकते हैं, और लास्ट मतलब पिछले सालों में तो पूछा गया है, जब एग्जाम में एजर्शन इंजन पहले भी आते थे, है ना, एम्स का जब एग्जाम होता था, ठीक है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, है ना। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो फिर से जो चीज़ लिखी हुई है वो नहीं देखना, जितना बताते जाओ फिर वो देखना। देखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने एक चीज़ बता दी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो प्रेजेंट होगा। तो ये देखो टेंजेंशियल, एक सेकंड को मेरे को कलर दूसरा लेना पड़ेगा कोई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये ले लेते हैं, हाँ। देखो इसमें नॉन यूनिफॉर्म के अंदर मैंने एक चीज़ क्लियर कर दी कि हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो प्रेजेंट होगा। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो वो वेलोसिटी को चेंज करेगा, वेलोसिटी या तो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। अब देखो जैसे मैंने यहाँ जो डायग्राम बनाया ना वो भी इस हिसाब से बनाया, मैंने कह दिया कि वेलोसिटी को ना इंक्रीज करना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो देखो यहाँ कुछ इतनी वेलोसिटी थी, तो इस पॉइंट तक आते आते इतनी वेलोसिटी वेक्टर मैंने इतना बड़ा बनाया, इस पॉइंट पे और बड़ा बनाया, इस पॉइंट पे और बड़ा बनाया, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों बनाया ये डायग्राम भी, ऐसा नहीं कि ऐसी जानबूझ के कुछ उल्टा सीधा कैसे ही बन गया, बट ये रीजन इसका ये है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ था तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। वेलोसिटी इनका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये रहा, सेंट्रीपिटल तो हमेशा रहेगा, ठीक है। ओमेगा कुछ इस तरीके से दिया होता है, अल्फा कुछ इस तरीके से दिया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे अब एक चीज़ है, यहाँ पे एक और एक्सेलरेशन डिफाइन होगा, एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। क्यों ऐसा, देखो एक एक्सेलरेशन ये वेक्टर है, एक एक्सेलरेशन वेक्टर ये है, तो इनका कुछ नेट ही तो होगा जो इस पार्टिकल पे लग रहा होगा, ऐसे नहीं ना ये वाला भी अलग से ये वाला भी अलग से ऐसे कंसिडर करेंगे। इन दोनों का कुछ नेट होगा जो इस पार्टिकल पे लगेगा। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, इस तरीके से यहाँ बनेगा उसकी डायरेक्शन, है ना। क्योंकि जैसे एक वेक्टर ये रहा ए टी, है ना, एक वेक्टर ए सी इधर है, इसको इधर अगर शिफ्ट कर दें यहाँ पर, ठीक है, तो कैसे होंगे, ऐसे लिख देंगे ए सी, तो इनका नेट तो कुछ ऐसा बनेगा ना। तो हर पॉइंट पे नेट एक्सेलरेशन डायरेक्शन हम दिखाएंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन सेंटीमीटर इतना, टेंजेंशियल इतना, तो ए नेट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर, इस तरीके से तो निकाल दें, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ए सी की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर पुट करेंगे, उसका स्क्वायर, वो सब तो कर लोगे, इसमें क्या इतना पार्ट जरूरी नहीं है उसका बताना, ठीक है। अब देखो इसके अंदर फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सारी की सारी हैं, क्या यहाँ पे वेलोसिटी का जो है कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड, यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाता, देखो डायरेक्शन तो कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन तो चेंज होती जा रही है, वो तो जाहिर सी बात है, इसलिए हमने मैग्नीट्यूड पूछा। क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, नहीं, ऐसा क्यों, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी किसकी वजह से, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से चेंज हो रही है। तो क्या अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट होता तो उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तेरी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो तो जीरो आ जाता है। लेकिन वेलोसिटी हमारा जो है वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो जीरो नहीं आएगा, है ना, वो कुछ और आएगा, है। हो सकता है कि देखो, अभी चलो और बताऊंगा आगे। तो क्या होगा, कांस्टेंट होता तो जीरो आ जाता डिफरेंशिएशन, बट ये कांस्टेंट नहीं है तो जीरो नहीं है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है जीरो नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है तो ओमेगा भी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो डी ओमेगा बाई डी टी करेंगे, तो वो भी उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो नहीं आएगा। कांस्टेंट होता तो डिफ्रेंशिएशन जीरो आ जाता, लेकिन कांस्टेंट नहीं है तो डिफ्रेंशिएशन जीरो नहीं आएगा, कुछ और आएगा, ठीक है। तो और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा, तो अल्फा भी यहाँ पे जीरो नहीं है, ठीक है ना। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये चीज़ यहाँ पे हो गई। अब देखो यहाँ से और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना, ये कुछ क्वेश्चंस है ये और अच्छे से क्लियर करेंगे। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। क्या एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड देखो ये रहा, एक्सेलरेशन हम नेट मान के चलेंगे, नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वो हम नहीं कह सकते। देखो अभी अभी एक सेकंड रुको, कहाँ है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी तो कांस्टेंट नहीं है ना यहाँ पर, वो कैसे पता लगेगा, ये रहा एक्सेलरेशन नेट जो है ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ए सी क्या है ओमेगा स्क्वायर आर, और ओमेगा हमारा क्या है, कांस्टेंट थोड़ी है ना, ओमेगा कांस्टेंट नहीं है। अगर ओमेगा ही हमारा कांस्टेंट नहीं है तो ये जो जो हमारा टेंजेंशियल, सॉरी कहेंगे
टेंजेंशियल सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की पूछ रहे हैं ना, टेंजेंशियल बाद में, अभी खाली हम सेंट्रीपिटल लिखेंगे। तो सेंट्रीपिटल क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो ये तो ओमेगा स्क्वायर आर भी तो कांस्टेंट नहीं होगा ना, या तो घट रहा होगा बढ़ रहा होगा जैसे भी, वो नहीं उससे मतलब, लेकिन कांस्टेंट नहीं है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है ना, डायरेक्शन तो कांस्टेंट है ही नहीं कभी भी, है ना। अब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक। अब देखो कह रहे हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है क्या वो कांस्टेंट है, नहीं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा आर। देखो यहाँ पर क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों कांस्टेंट नहीं है, सबसे पहले खाली अगर वो एक्सेलरेशन कह दें तो वो कभी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन जो है चेंज कर दी होगी, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट नहीं है। क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये समझने वाली बात है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है हमारा, ए टी इज इक्वल टू अल्फा आर। अब देखो आर तो हमारा कांस्टेंट है, क्या अल्फा जो है वो कांस्टेंट है, अल्फा जो है वो कांस्टेंट है क्या। अगर अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा तो टेंजेंशियल का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट हो जाएगा एक्सेलरेशन, है ना। तो अल्फा कांस्टेंट है या नहीं ये देखने के लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा। देखो अगर हम कोई चीज़ लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमारा ओमेगा जो है 4t² है, ठीक है। तो अल्फा क्या हो जाएगा हमारा 8t, है ना। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो अल्फा का जो मैग्नीट्यूड है क्या वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, हाँ, क्योंकि टाइम के ऊपर एक्सेल जो अल्फा है हमारा डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, टेन इसका अल्फा के जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो मान लेते हैं ओमेगा कुछ कांस्टेंट था, ओमेगा कांस्टेंट नहीं था, और वो ये था कुछ, है ना। तो उसका डिफरेंशिएशन करा तो 8t बना, तो वो जीरो तो नहीं था, है ना। तो 8t बना। अब 8t यानी अल्फा जो है टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो अल्फा कांस्टेंट नहीं है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा फिर वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। बट ये एक केस हो गया, ठीक है। अब दूसरा केस हो गया, मान लो हमारा ओमेगा था 4t, तो अल्फा क्या हो जाता, खाली 4। देखो ओमेगा कांस्टेंट नहीं था, कांस्टेंट नहीं था, 40 लिया हमने, और अल्फा जो है उसको डिफरेंशिएट करके निकाला 4, तो वो देखो वो जीरो नहीं है, जीरो नहीं है बट 4 है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो अल्फा जो निकल के आया ना कांस्टेंट है। एक अल्फा जो है कांस्टेंट ना हो ये भी पॉसिबल है, एक अल्फा है कि कांस्टेंट हो तो वो भी पॉसिबल। अल्फा कांस्टेंट नहीं होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा। अल्फा कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिस तरीके से तुम्हें बताएंगे जितनी आसानी से, अगर नहीं समझ में आई तो एक बार और थोड़ा पीछे करके दोबारा सुन लेना, बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर है। तो ए टी कॉन्स्टेंट होने के लिए डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द केस, डिपेंड्स। और केस हमने दोनों के दोनों यहाँ डिस्कस किए, ये एक ही है और एक ये वाला। अब देखो अल्फ़ा क्या ज़ीरो है, यहाँ क्लियर हो गया, अल्फ़ा ज़ीरो नहीं है, अल्फ़ा तो ज़ीरो नहीं है भाई। क्या अल्फ़ा कांस्टेंट है, अब वही देखो अल्फ़ा कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करेगा कि ओमेगा कैसा। तो ये भी हम नहीं कह सकते इसके बारे में, है ना, डिपेंड करेगा, केस है इसका, डिपेंड्स ऑन द केस। क्या कह रहे हैं, एक्सेलरेशन क्या टुवर्ड्स किसके लग रहा है, वैसे बता क्या है, इसको अगर हम देखें ना, अल्फा इन्होंने कांस्टेंट बोला है, हाँ ये तो क्लियर है, सही है, ठीक है, वो चीज़ तो हो गई, इसको छोड़ो। एक्सेलरेशन एक्ट टुवर्ड्स सेंटर, क्या है एक्सेलरेशन क्या टुवर्ड्स सेंटर एक्ट कर रहा है। देखो भाई हमारे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, और हमसे पूछा गया सेंटर की तरफ लग रहा है क्या। देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो सेंटर की तरफ लग रहा है, बट टेंजेंशियल यहाँ है, तो नेट तो यहाँ हो गया ना, तो ये तो हमारा सेंटर की तरफ लग ही नहीं रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सेलरेशन जो है एक्ट नहीं कर रहा है टुवर्ड सेंटर, इसी वजह से एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर नहीं होगा वेलोसिटी के, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। क्यों नहीं है ये, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा एक ये है कुछ 80, एक ये है कुछ, है ना, और यहाँ इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी भी है, लेकिन नेट एक्सेलरेशन कुछ ऐसा निकल के आ रहा है, जबकि है ना नेट एक्सेलरेशन कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है, ए नेट। तो ये तो वेलोसिटी के तो परपेंडिकुलर नहीं है, थीटा के एंगल पर है किसी। परपेंडिकुलर तब होता है जब हमारा 80 प्रेजेंट नहीं होता, तो ये परपेंडिकुलर होता, समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये, ना समझ में आई तो दोबारा देखना, बहुत अच्छे से सब चीज़ बता दी गई है। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। हमने आर की वैल्यू लिख ली, एक सेकेंड में पेन चेंज कर देता हूँ। आर की वैल्यू क्या है हमारी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। एट रेस्ट, रेस्ट पर है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। एक तरीके से हम देखें तो उसका ओमेगा जो है ना इनिशियली वो जीरो है, ओमेगा नॉट, विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये तो थ्रू द सेंटर, ये तो सब हो गया। इट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क, कह रहे हैं एक टॉर्क। अब टॉर्क क्या होती है उस पर ध्यान मत दो, एक तरीके से घुमाने वाली फोर्स, अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि टॉर्क क्या है, एक घुमाने वाली फोर्स।
कह रहे हैं जिसने प्रोड्यूस करा कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दी 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, खाली 2 लिख देते हैं अभी, ठीक है, अल्फा के 2, इट्स नेट एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड, कह रहे हैं ए नेट बता दो मुझे, ए नेट क्या होगा 2 सेकंड पर, ठीक है, एट द एंड ऑफ द 2 सेकंड। तो अब देखो किस तरीके से करेंगे, नेट एक्सेलरेशन के लिए दो चीज़ चाहिए भाई, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए और एक हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए, वही हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। देखो टेंजेंशियल क्या होता है, सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा इंटू में आर, अल्फा दिया हुआ है सिंपल 2, और रेडियस भी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, है ना, 50 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई 100 कर देंगे ना, तो क्या निकल के आ जाएगा हाफ, ठीक है, तो ये निकल के आ गया 1, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है हमारा 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया टेंजेंशियल। अब हमें निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है ओमेगा स्क्वायर आर, देखो आर तो है बट ओमेगा नहीं है हमारे पास में, ठीक है, ओमेगा कैसे निकलेगा, यहाँ से देखो हमें ये चीज़ सब चीज़ें गिवन दी हुई है ना, अल्फ़ा दिया हुआ है और ये इनिशियल जो है हमारी ज़ीरो है वेलोसिटी, और अल्फ़ा भी दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू अगर ओमेगा नॉट प्लस में अल्फ़ा टी लगाएं तो ओमेगा नॉट तो हमारा ज़ीरो हो गया, तो ओमेगा क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू में टी, अल्फ़ा क्या है 2 और टाइम क्या हमारा 2 सेकंड पे पूछा है ना, तो ओमेगा निकल के आ गया 4 रेडियन पर सेकंड। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा की जगह पे 4 का स्क्वायर इंटू में रेडियस कितनी है हाफ, इसको कर देंगे 4 का स्क्वायर 16 इंटू में हाफ, तो कितना हो जाएगा ये 4 4 16 और ये हाफ हो गया ना 8 आ गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकल के हमारा 8 निकल के आ गया। अब ये क्या हो गया, अब एक्सेलरेशन नेट निकालना है, तो एक्सेलरेशन नेट क्या होता है अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ये तो होता है, तो हमने निकाल लेते हैं, ए नेट क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर कितना आ गया 8 निकल के आ गया, 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 और प्लस 1, ये तो 65, कुछ गलत बन रहा है, देख लेते हैं क्या कुछ गलती हुई है क्या। हाँ तो ये अंडर रूट 65 आया ना तो सही तो है, इसको यहाँ पर क्या है लगभग लगभग अंडर रूट 64 मान सकते हैं ना, 8 आंसर आ गया ना, यहीं से 8 क्लियर हो जाएगा ना, ये जो दिया हुआ है हमारे पास में ऑप्शन, ऑप्शन है, क्योंकि और कुछ बना नहीं सकते ना, 64 का रूट तो इतना तो हम उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं ना, अगर कुछ ज़्यादा होता 7 का अगर ये बनना होता 49 तक अगर अंडर रूट आ रहा होता है ना, तो जब 7 आंसर आता, बट ऐसा कुछ है नहीं, 65 64 इतना थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं तो 8 आंसर आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है, इतना सोचना नहीं है इसमें कुछ। तो एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब आती है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, बहुत आसानी से समझते हैं क्या चीज़ है ना, इट इज़ अ फोर्स दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ, कि ये वो फोर्स है कि जो एक ऑब्जेक्ट को मूव करने में मदद करता है कर्व्ड पाथ के अंदर, ठीक है, और ये कोई नई तरीके की फोर्स नहीं है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्स लग रही होगी ना एक तरीके से जो उसको घुमा रही होगी उस वक्त, वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरह एक्ट करती है। जैसे क्या होता है ना, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है ना घूम रहा होता है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में यहाँ पे एक फोर्स लग रही होती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या होता है ना ये घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए वो कौन सी है सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का जो काम कर रही है ना घुमाने वाला वो कौन सी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रही है, ठीक है। अब ऐसे ही और किसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अर्थ जो है अराउंड, या मून जो है अराउंड द सन रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, सॉरी रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व बोलेंगे ना उसको, तो इसके चारों तरफ यहाँ पे घूम रहा है मून हमारा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको घुमाने वाली फोर्स क्या है, इसको घुमाने वाली फोर्स ये नहीं है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो आ रही है इनके बीच में 4 जी एम मतलब G m1 m2/r², घुमाने वाली फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, वो यही फोर्स जो है ना सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी, मतलब इसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे देंगे, इसको घुमाने वाली फोर्स क्या है ये वाली फोर्स, ठीक है, ये ध्यान में आ गया, ये चीज़ है। अब ऐसे ही ये कोई नई तरीके फोर्स क्यों नहीं है, वो चीज़ इसलिए बता दी गई है कि कोई भी चीज़ जो घूम रही होती है जिस भी फोर्स की वजह से उसी फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स दे देता है, ठीक है, इसको बस इतना इससे समझ लो। अब देखो और भी इसको और डिटेल में समझेंगे, जब तक पहले ये देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड तो देख लेते हैं ना, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एक तरीके से हम अगर सर्कुलर मोशन के हिसाब से देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी मान लेते हैं मास mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, और ये किस तरीके से निकल के आता है ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से। देखो फोर्स क्या होता है एम ए, एक पार्टिकल के ऊपर लग रही है, ठीक है, एम ए हो गई फोर्स,
अब मास क्या है m, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेंगे क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब इन ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ सेम चीज़ रिलेटेड है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने के लिए हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लेंगे। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक हो गया, रख दिया हमने एम वी स्क्वायर बाई आर। वी की जगह पे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर भी होता है, तो हम हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये भी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आसानी से। रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ, ये कह रहे हैं रेडियाई ऑफ, एक सेकंड मुझे पेन दूसरे लेना पड़ेगा, हाँ ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ टू पार्टिकल ऑफ सेम मासेस, कह रहे हैं दो सर्कुलर पाथ हैं, दो पार्टिकल हैं उनका सर्कुलर पाथ है जिनका जो है रेडियाई इस रेशियो में, और उनका मास जो है ना सेम, यानी m1/m2 जो है वो तो 1:1 है, लेकिन जो क्या है रेडियाई है r1/r2 है वो कितनी 1:2। कह रहे हैं उनकी जो है सेम सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो स्पीड कितनी होगी, यानी mv²/r जो है ना फर्स्ट वाले का, वो बराबर है mv²/r दूसरे वाले का। एक तरीके से हम देखें फोर्स क्या होती है सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, और ये दोनों की बराबर है। ठीक है, तो मास तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मास दोनों के इक्वल है, और हमें वेलोसिटी बतानी है। अब वेलोसिटी क्या कैसे निकल के आएगी, देखो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर एफ इंटू में आर। ठीक है ना, वी स्क्वायर क्या हो जाएगा एफ इंटू में आर, और फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी जो है सेम है, तो अगर हम रिलेशन देखें तो वी स्क्वायर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है आर के, यानी वी जो है प्रोपोर्शनल है अंडर रूट आर के। ठीक है, तो v1/v2 क्या निकल के आएगा, अंडर रूट r1/r2। ठीक है, और r1/r2 का कितना है 1:2, तो v1/v2 निकल के कितना आ गया 1:√2, ख़त्म, बस। ठीक है, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ आगे मैं बताना चाहता हूँ, उससे पहले न्यूटन सेकंड लॉ देखते हैं, एक बार रिवाइज करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ जिसको भी आता है अच्छी बात है, बट देखो क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ, सब कहते हैं F=ma, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है ना। F=ma जो न्यूटन सेकंड लॉ होता है सभी ये कहता है, लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है, पता है, सिर्फ इतना सा बोल देना। F=ma न्यूटन लॉ नहीं होता सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ होता है F net=ma, यहाँ पे F net लिया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं एक पार्टिकल के ऊपर, इसको भी समझो, देखो एक पार्टिकल है हमारे पास में, एक बॉक्स है, उसके ऊपर इधर कुछ F1 फोर्स लग रही है और इधर जो है कुछ F2 फोर्स लग रही है, और F1 जो है ज़्यादा है एक तरीके से, और इसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन इधर की डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे इस पार्टिकल के ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करना है, यानी F=ma लगाना है। ठीक है, तो वो कैसे लगाएंगे, तो अब F नेट लिखते हैं। अब F नेट में ना जो भी उसके ऊपर सारी फोर्स लग रही होती है ना वो हमें लिखनी होती है, और उसमें क्या होता है, देखो F1 और F2 लग रही है, तो हम F1 + F2 क्या ऐसे लिख देंगे क्या कि ये फोर्स लग रही है, भाई नहीं, गलत बात है, ऐसे नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन वाली जो फोर्स है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जो एक्सेलरेशन की अपोजिट वाली जो फोर्स है उसको हम F2 लेंगे, तो F1 - F2 लिखेंगे फिर, समझे, और मास इंटू में एक्सेलरेशन। ये है न्यूटन का सेकंड लॉ, किसके लिए, इस पार्टिकल, इस वाले बॉक्स के लिए। ठीक है, अब हो सकता था यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रही होती तो हम F1 = ma लिख देते खाली, फिर कहते कि F=ma, यही सेकंड लॉ है। ठीक है, इस तरीके से होता है। इसके ऊपर एक फोर्स और लग रही होती है, F3 लग रही होती, तो F1 + F3 - F2 करते हैं, ma करते। ठीक, ये इस तरीके से इसको ज़रूर समझो कि न्यूटन सेकंड लॉ एक्चुअल में क्या है ना, ये है F net = ma, और जब भी अप्लाई करेंगे ये अप्लाई करोगे, और F net कैसे निकालोगे, इस तरीके से लिखोगे, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाली फोर्स को पॉजिटिव और अपोजिट वाली को नेगेटिव, बस। अब देखो एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2 या 3 बार रिपीट हुआ है ना प्रीवियस ईयर में, PYQ है, और ये 2 से 3 बार एटलीस्ट रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, और एक बार शायद 2017 में आया था। क्या है, वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, कह रहे हैं एक स्ट्रिंग है ना, एक रस्सी मान लेते हैं यहाँ पर है, ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू अ पार्टिकल ऑफ मास M मास के पार्टिकल से कनेक्टेड, और द अदर एंड टू अ स्मॉल पैग ऑन ए स्मूथ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टेबल, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे ऐसे करके मान लेते हैं ये जो है ऐसे है। ठीक है, कह रहे हैं इफ द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद स्पीड v, कह रहे v स्पीड के साथ में मूव कर रहा है, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी, कह रहे हैं इसमें टेंशन t है। ठीक है, सॉरी इस तरीके से बनाएंगे, इसमें जो टेंशन लग रही है वो टी टेंशन लग रही है। ठीक है ना, अब ये कह रहे हैं इसमें जो नेट फोर्स लग रही है ना इस पार्टिकल के ऊपर, ये क्या है, वो क्या है। ठीक है ना, देखो एक तरीके से इसको घुमाने वाली फोर्स क्या है, इसका आंसर पता है क्या करते हैं, सोचते हैं लोग कि टेंशन भी लग रही है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगी,
और एम वी स्क्वायर बाय आर होगी, आर जो आर की वैल्यू एल है, ठीक है। कुछ ये सोचते हैं कि टेंशन इधर लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लग रही है, और कुछ उल्टा ऐसा मान के टी माइनस एम वी स्क्वायर बाय एल कर देते हैं। लेकिन और कुछ ये सोचते हैं कि टेंशन भी है एम वी स्क्वायर बाय आर, मतलब इसमें जीरो भी मार देते हैं कि कोई इस पर नेट फोर्स लगी नहीं रही है। खैर ये जो लगा रहे हैं वो तो बिल्कुल एकदम और बेवकूफ़ है, ये भी गलत ही है, ये भी गलत है, लेकिन इसका आंसर ये सही है, टेंशन। मैंने क्या बताया था अभी कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नई तरह की फोर्स नहीं है, ठीक है। इसको समझो इस बात को कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कोई नई तरह की फोर्स नहीं है। जो घुमाने वाली फोर्स है ना किसी पार्टिकल को, वही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करती है, और वही नेट फोर्स है उस पार्टिकल के ऊपर पे। देखो इस पार्टिकल के ऊपर सिर्फ जो घुमाने वाली एक फोर्स लग रही है, टेंशन। तो ये टेंशन ही है जो इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगी, इसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। और यही इसको टेंशन भी बोल सकते हो इस पर्टिकुलर टाइम पर। तो समझ गए, यहाँ पे नेट फोर्स सिर्फ टेंशन है, कोई नई तरह की फोर्स नहीं है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है ना, यहाँ पर मान लो ये एक अलग स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन T1 है, ठीक है, इस वाले स्ट्रिंग में। और ये टेंशन एक अलग है, इसमें T2 स्ट्रिंग, इसमें T2 है टेंशन। अब हमसे क्या पूछ रहा है ना कि T1 और T2 बता दो क्या होंगे, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, T1 T2 कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या करो, मैंने बताया कि अगर फोर्सेस को सबसे पहले एक पार्टिकल के ऊपर हमें सेकंड लॉ अप्लाई करना है न्यूटन का, ठीक है। तो हम पहले इसका बॉडी डायग्राम बना, M1 का देखते हैं। M1 पे क्या फोर्स लग रही है, M1 पर जो है हमारी इस डायरेक्शन से जो लग रही है वो T2 फोर्स है, इधर से जो लग रही है वो T1 फोर्स है। और एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, मतलब कि यहाँ पे ऐसे ना लिखकर यहीं पे दिखाता हूँ कि इस डायरेक्शन में जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन की फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, दूसरी को नेगेटिव। तो एफ नेट इक्वल टू एम अप्लाई कर रहे हैं, है ना, M1 के ऊपर। तो एफ नेट क्या है, T2 माइनस उधर वाली को टी, इसको माइनस का क्यों ये पता लगा कि एक्सेलरेशन क्या पॉजिटिव वाली को माइनस मिलेंगे, और मास। और एक्सेलरेशन देखो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो T2 माइनस T1 को मैं m, और देखो ओमेगा गिवन है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो ओमेगा के फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, m ओमेगा स्क्वायर आर। समझ गए, T2 माइनस T1 क्या निकल के आ गया, m ओमेगा स्क्वायर आर। अब देखो ये वाले पार्टिकल के, इस वाले पार्टिकल पे सिर्फ इधर T1 फोर्स लग रही है, टेंशन T1 लग रही है, ठीक है ना। तो वो कैसे निकलेगा, एफ नेट, अब देखो M2 लिख दिया मैंने। अब मैं इसके लिए एफ नेट इक्वल टू एम लगा रहा हूँ। अब एफ नेट देखो क्या है, एक चीज़ और देखनी है, ये जो एम ओमेगा स्क्वायर आर है ना, देखो यहाँ पर M1 के लिए जो R है वो कुछ मान लेते हैं, यहाँ पर R ये है, R1 है। और M2 का जो पूरा यहाँ तक रेडियस होगा ना वो R2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें R1 लेना पड़ेगा और R2 इस तरीके से, ठीक है। M1 के लिए हमने R1 ले लिया ये वाला। अब एफ नेट देखो M2 पार्टिकल के लिए, एफ इसमें नेट फोर्स क्या लग रही है, सिर्फ इधर यही तो लग रही है T1 फोर्स, तो T1 लिख दिया। और एक्सेलरेशन सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वैल्यू एम एम होगा, एम ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा R2, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से T1 T2 की वैल्यू आ जाएगी, T1 को चाहे तो इधर पुट कर दोगे तो इधर ये पहुंच जाएगा कुछ वैल्यूज। यहाँ देखो मैं एक क्वेश्चन में ना गिवन वैल्यूज नहीं लिखी है, T1 की वैल्यू क्या है, T2 की क्या है, M1 की, वो क्वेश्चन में गिवन दे दी जाएंगी जब आएगा। बात यह पे समझने की, वही जो सेकंड लॉ अप्लाई करा, सेकंड लॉ भी लगा देखो इसके अंदर, है ना। और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी लगा, सारे कॉन्सेप्ट मिक्स कॉन्सेप्ट एक तरीके सेक्शन बी के लिए क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल को समझने के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ फिलहाल के लिए। देखो जो याद रखनी है तुम्हें, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, सेंट्रीपिटल, अभी उसको मत पढ़ो, ऊपर जो लिखा हुआ है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। देखो मेरी राइटिंग सुधर गई पता है इसमें। सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है ग्राउंड फ्रेम में, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है वो लगती है रोटेटिंग फ्रेम में, समझे। ऐसा नहीं है कुछ अलग, मतलब के कुछ बहुत अलग अलग फोर्सेज हो गई। देखो क्या है सेंट्रीफ्यूगल, क्या है, इट इज अ स्यूडो फोर्स, एक तरीके से स्यूडो फोर्स है विच अराइजेज ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो स्यूडो फोर्स क्या होती है, स्यूडो फोर्स वो होती है जब आप कोई पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है और आप उसका उसके इस बारे में सब कुछ जानकारी जो भी निकाल लो, उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो कुछ भी, वो एक तो ग्राउंड फ्रेम से करते हो तो उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लेते। लेकिन जब उस पार्टिकल के फ्रेम से करते हैं, मान लो आप उस एक कार थी, है ना, वो एक कार जा रही थी किसी ए एक्सेलरेशन से और आप इसकी इसी के ऊपर बैठ गए, है ना। आप अपने फ्रेम से देख रहे हैं इसके ऊपर क्या फोर्स लग रही है, तो आप इसके ऊपर ना स्यूडो फोर्स देखते हो फिर।
और सूडो फोर्स क्या होती है, क्योंकि जब आप इसके ऊपर बैठ गए तो आप तो आपको तो रेस्ट में लगेगी, लेकिन रेस्ट में है नहीं, तो इसलिए मैं सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। सूडो फोर्स में क्या होता है, एक्सेलरेशन जो है ना, सूडो फोर्स कहाँ लगती है, जिस डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन होता है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स आती है ना, सूडो फोर्स। ये याद रखना कि जिस डायरेक्शन में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, जिस एक्सेलरेशन उसका जिस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स आएगी, अगर आप उसके फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, इट इज़ अ स्यूडो फोर्स, एक तरीके से स्यूडो फोर्स ये जो अराइज होती है किसकी वजह से, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से। यानी अगर किसी बॉडी का कुछ सेंट्रीपिट, अगर मान लो एक सर्कुलर मोशन में उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा इधर लगेगा, तो स्यूडो फोर्स जो हमेशा आएगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी, है ना, वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि स्यूडो फोर्स क्या होती है, जो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आती है। इट इज कंसिडर्ड व्हेन द ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट इन द रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, जब हम रोटेटिंग फ्रेम में पहुंच जाएंगे, आप यहाँ पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा था, आप इस पार्टिकल के ऊपर ही बैठ के इस मोशन को इसका देखने लगे, ऑब्जर्व करने लगे, तो फिर ये यहाँ पर जो फोर्स लगानी पड़ेगी आपको, स्यूडो फोर्स लगानी पड़ेगी, और वो स्यूडो फोर्स कौन सी होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब ये स्यूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई अलग चीज़ नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वही एक स्यूडो फोर्स है जो इस जगह पर एक्ट करती है। स्यूडो फोर्स कहीं भी लग सकती है, कोई भी ऐसे जब आप किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम के ऊपर ही बैठ जाओगे तो उसके ऊपर स्यूडो फोर्स लगेगी, उसका कुछ अलग अलग नाम हो सकता है हर किसी केस के हिसाब से। जब यहाँ पे बैठे तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल थी तो वो सेंट्रीफ्यूगल उसके हिसाब से नाम पड़ गया, बस इतना सा है। और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब ये हमने बायो में पढ़ते हैं, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से फेंकी जाती हैं चीज़ें, है ना, तो वही है, बस इतना ज़्यादा इसको डीप में जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, अब एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखो यहाँ से और चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे क्या है ना, मैं इस क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम से और रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करना चाह रहा हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ कि एक पार्टिकल है ना, एम मास का पार्टिकल है, और यहाँ पर इसके अंदर क्या फोर्स लग रही है, टेंशन फोर्स लग रही है। देखो जो टेंशन फोर्स लगती है ना, पार्टिकल से अवे फ्रॉम द पार्टिकल लगती है, अगर आप स्ट्रिंग से कुछ चीज़ें अटैच कर देते हो ना तो अवे फ्रॉम द पार्टिकल लगती है, यहाँ पर भी टी टेंशन लग रही है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं नेट फोर्स इसके ऊपर ना एक तरीके से न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करना चाह रहा हूँ, है ना। अब न्यूटन का सेकंड लॉ में देखूँ ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से, तो इसके ऊपर एफ नेट जो है ना वो टी है, और एफ नेट क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, इंटू में टी। अब यहाँ देखो जो एक्सेलरेशन है ना वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं, इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो एम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाई आर, तो टेंशन क्या निकल के आ गई, एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब देखो रोटेटिंग फ्रेम से, देखो रोटेटिंग फ्रेम में आप पता क्या करोगे, आप इसी के ऊपर बैठ जाओगे यहाँ पर, और अब देख रहे हो तो आपको क्या लगेगा कि ये तो रेस्ट में। ठीक है, आपको दिखेगा जब आप इसी के ऊपर बैठ जाओगे तो आपको तो ये चीज़ रेस्ट पे दिखेगी, इसकी वेलोसिटी तो जीरो दिखेगी आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जो है ना, एक तरीके से आपको दिखेगा कि नेट फोर्स क्या है हमारा, एक सेकंड में लिखते हैं, ज़ीरो हो जाएगी एक तरीके से। क्यों होगी, क्योंकि आपको मतलब इसके ऊपर आपको जब कोई ये चीज़ अगर जीरो आपको क्या है रेस्ट पर दिखेगी तो ये तो जीरो ही मानी जाएगी ना फिर। अब मान लो नेट फोर्स, लेकिन क्या होगा यहाँ पर, अंदर की तरफ एक्सेलरेशन है आपको पता है, अब क्या करोगे, यहाँ पे टी फोर्स लिया है ना, यहाँ पे टेंशन टी लग रही थी, वो तो आपको मालूम है, लेकिन आप स्यूडो फोर्स के हिसाब से मतलब कि रोटेटिंग फ्रेम से करो तो इसके पास स्यूडो फोर्स आ गया आउटवर्ड डायरेक्शन में, जो आपस में इक्वल होंगे एक तरीके से, तभी तो वो चीज़ नेट जो है जीरो बैठ रही। ये नेट जीरो कब आ रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रही है ना वो उसको इक्वल दिखेगी इस पे लगने वाली स्यूडो फोर्स के, तभी तो कैंसिल होकर उसका रेस्ट पे दिखेगी। और स्यूडो फोर्स क्या होती है, मैंने बताया अभी, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर ही तो होती है। ठीक है, अभी मैंने जैसे बताया था मास इंटू में एक्सेलरेशन जो लग रहा होगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वही रहेगा बट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में आई तो टेंशन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर आ गया। डायरेक्ट यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, रोटेटिंग फ्रेम या एक्सेलरेटिंग फ्रेम में जाके इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि ईजी पड़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो डायरेक्ट हमने इस तरीके से लिख सकते थे। ठीक है, अब देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है कॉनिकल पेंडुलम। इसमें क्या होता है ना, आपका एक पेंडुलम है, देखो ये पेंडुलम है, और ये ना ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, कोन की तरह शेप बना रहा है, मतलब समझ रहे हो कि एक चीज़ है कोई ऐसे 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 रोटेट कर रही है, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें फोर्स लग रही होती है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, है ना। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर टेंशन फोर्स लग रही है। ठीक है, अगर मैं इसमें टेंशन के मैं कंपोनेंट करना चाहूँ, मान लो तो यहाँ से है ना ये थीटा एंगल पर है। ठीक है, अब अगर मैं इसके कंपोनेंट करना चाहूँ तो टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, देखो ये थीटा है
तो ये वाला भी थीटा होगा। इनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। दो पैरेलल लाइन के बीच में जो इस तरीके से एंगल बनते हैं इनको अल्टरनेट एंगल, ये इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इसका कॉम्पोनेंट लेना चाहूँगा यार, टी कॉस थीटा लग जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा टी साइन थीटा, और इस पार्टिकल के ऊपर एम जी फोर्स भी लग रही होगी। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे हमें क्या निकालना होता है, देखो ये हमारा टी कॉस थीटा क्या होगा, एम जी के बराबर, ठीक है। टी कॉस थीटा एम जी के बराबर दिख गया। और टी साइन थीटा क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, नेट फोर्स, क्योंकि ये देखो ये दोनों के दोनों कैंसिल कर देंगे, पर वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा कोई मोशन नहीं हो रहा, कोई ऐसे, क्योंकि फोर्स जो लग रही है वो कैंसिल कर रही है। तो टी कोस थीटा इक्वल टू एम जी लग गया। लेकिन टी साइन थीटा जो है वो हमारी नेट फोर्स वो लग रही है इधर इस डायरेक्शन में। इसको कैंसिल करने के लिए इसके अपोजिट में कोई फोर्स नहीं है, तो हमारी नेट फोर्स ही है। तो हम अगर सेकंड लॉ अप्लाई करें तो नेट फोर्स का इस पार्टिकल के ऊपर टी साइन थीटा, और वो क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन यहाँ पे सेंट्रीपिटल होगा, है ना, इस तरीके से गोल गोल घूम रही है वो। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो टी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो ये 1 और एक 2, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर, और उसमें क्या एम जी। तो यहाँ से क्या हो गया, एम से एम कट गया, टी से टी कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। वी की वेलोसिटी जो आती है ना यहाँ पर निकल के, फिर वो आ जाती है आर जी, इस तरीके से लिख देते हैं इसको, आर जी टेन थीटा, ठीक है। बस ये फॉर्मूला है जो इसके अंदर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए पूछ मतलब निकलवाया जाता है ना, मतलब वेलोसिटी निकाली जाती है एक तरीके से। तो उसके लिए आर जी टेन थीटा जो है फॉर्मूला है। अब क्या आप इस फॉर्मूले को याद कर लो, ये डायरेक्ट जो है ये ऐसे बनाओ फ़ौरन। अगर आपको याद ना रहे, याद कर लोगे अच्छी बात है, लेकिन ये ना याद रहे तो आपको ये करना आना चाहिए। इसलिए मैंने करके भी दिखाया कि टी यहाँ पे टेंशन इसके कंपोनेंट का उसको इक्वल इस तरीके से इक्वल करो, बस डिवाइड कर दिया और आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ पढ़ाई जाती है, रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ये क्यों पढ़ाया जाता है, देखो कभी भी आपके पास में कोई फोर्स लग रही है ना, मान लो आपको कोई मोशन कराना है, और इसको मैं एग्जांपल से आगे देखते हैं ना। रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी क्या है, हमारे पास में जितनी हमें मान लेते हैं कोई चीज़ अवेलेबल है ना, अवेलेबल आपके पास में इतनी क्वांटिटी है कोई, ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं आपके पास में इतनी अवेलेबल क्वांटिटी, लेकिन आपको चाहिए इतनी, तो क्या वो चीज़ पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। आपके पास में अवेलेबल है इतनी, तो आपको इतनी आपको रिक्वायरमेंट इससे कम होनी चाहिए थी, या इसके बराबर होनी चाहिए थी, तभी तो आप उस चीज़ को उठा पाते, है ना, उसका यूज़ कर पाते। तो वही चीज़ बताने के लिए रिक्वायरमेंट जो है हमेशा उससे अवेलेबिलिटी जितनी उससे कम होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए। इसके रिलेटेड डेथ वॉल का क्वेश्चन आता है ना, डेथ वॉल का क्वेश्चन करवाया जाता है। अब ये देखो ऐसा कुछ होता है ना, डेथ वॉल जो है ना, यहाँ पे जो हमारा जो बाइकर वगैरह होते हैं या फिर कार वाले भी इस तरीके से यहाँ पे गोल 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 घुमा रहे होते हैं, और वो नीचे नहीं कर रहे होते। तो उसके लिए भी यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो है हमारा ये एक व्हीकल है कोई। अब देखो इसमें क्या होगा, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगी, ठीक है, इसके ऊपर एम जी फोर्स लगेगी, और इसके ऊपर जब फ्रिक्शन लगेगा ना वो ऊपर की तरफ लगेगा। ये तभी तो नीचे नहीं आ पा रही है ना, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। ऐसा नहीं कि टायर है तो टायर में इसी डायरेक्शन में लगेगा, उसको ऐसे मत देखा करो। अगर कोई चीज़ अगर इस तरीके से अगर वो मोशन कर रहा है ना, यहाँ पर ये ऐसे ऐसे मोशन कर पा रहा है, ये नीचे नहीं आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा तो ऊपर इसको फ्रिक्शन इस तरीके से लग रहा है, वो रोक पा रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो इसको करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, एफ एस इक्वल टू एम जी होगा, ठीक है, मैं दूसरा पैनल लेता हूँ। एफ एस इक्वल टू एम जी होगा, जाहिर सी बात है ना, क्योंकि वाई डायरेक्शन में से कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो एफ एस इक्वल टू एम जी होना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से हमारे पास में इतनी जो है रिक्वायरमेंट है कि एफ एस जो है ना वो एम जी के बराबर होना चाहिए। एफ एस एम जी के बराबर होना चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट है। और हमारे पास में एक्चुअल में फ्रिक्शन प्रेजेंट की तरह है ना, फ्रिक्शन की वैल्यू में है क्या, वो हम निकालेंगे। अगर वो इसके उसको हम कंडीशन वही वाली अप्लाई करेंगे, फिर ये वाली, फिर उस हिसाब से वैल्यू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो हमें करना है। देखो एफ एस इक्वल टू एम जी करा, तो अब यहाँ पर अगर देखें नेट फोर्स क्या लग रही है, वाई डायरेक्शन में तो है नहीं, ये लग रही है नॉर्मल नॉर्मल फोर्स, नेट फोर्स लग रही है, उसको मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे, हमेशा इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कौन था, वो सेंट्रीपिटल, क्योंकि गोल 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 घूम रहा है। और तो एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर यार हो जाएगा, समझे। अगर मैं यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स लिखना चाहूँ तो क्या होती है, म्यू इंटू में नॉर्मल, है ना। अब म्यू क्या है, वो तो मतलब म्यू रखेंगे, नॉर्मल क्या निकल के आ गया, एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है।
मतलब स्टैटिक फोर्स जो है हमारी एम वी स्क्वायर बाय, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो फोर्स निकल के आई वो कितनी निकल के आई, एम वी स्क्वायर बाय आर, म्यू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब ये है हमारी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, है ना, यही तो हमारे पास में अवेलेबल है। अब ये अवेलेबल है, ये हमें रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड है ना, एम जी शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, म्यू एम वी स्क्वायर बाय आर के, ये होना चाहिए ना हमेशा। तो ये कंडीशन, जब भी फ्रिक्शन के क्वेश्चन, जब इस तरीके से क्वेश्चन आना कि मिनिमम उसकी वेलोसिटी बताओ कितनी होनी चाहिए, या कुछ इस तरीके से, जब मिनिमम वगैरह ये सब वर्ड यूज़ करते जाते हैं, तो फिर ये वाली ही जो ये पढ़ाई ना, ये कंडीशन अप्लाई होती है कि रिक्वायरमेंट थी हमारी एम जी होनी चाहिए थी, बट हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबल इतना है। तो अब देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, एम से एम कैंसिल हो गया, तो जी आर बाय म्यू कुछ निकल के आया क्या, जी आर बाय म्यू, वी स्क्वायर निकल के आया। ठीक है, तो वी क्या हो जाएगा, जी आर बाय म्यू। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू का साइन वही लगा लेते हैं अपना, लेस देन इक्वल टू का साइन और ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब हमारी जो वेलोसिटी है ना, देखो समझो क्या है ना, वेलोसिटी जो है हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए इससे। ठीक है, ये जो वैल्यू निकल के आएगी ना, इससे ज़्यादा और इसके बराबर, या तो इससे बराबर हो या इससे ज़्यादा हो, तभी जो है क्या होगा, ये ऐसे मोशन कर पाएगा, वरना क्या होगा, नीचे आके फेंक जाएगा। समझे, इसलिए इसलिए ऐसा तरीके से पढ़ा है। अब इसको देखो, हमेशा जब भी ये क्वेश्चन है ना, अब इसके अंदर क्या है, वेलोसिटी आपको ना क्वेश्चन दे देंगे डेथ वॉल वाला, अब वो आपको कैलकुलेट करना होगा वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, मिनिमम, मिनिमम एक तरीके से मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, कि इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू इतनी होनी चाहिए ना, तो मिनिमम तो इसके इक्वल तो होनी चाहिए, तो मिनिमम क्या हो जाएगी तरीके से, वी मिनिमम, इधर नहीं लिखा मैं, वी मिनिमम कितनी हो जाएगी इसके लिए, यहाँ लिख देता हूँ, वी मिनिमम अंडर रूट जी आर बाई म्यू, ये तो होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, इससे कम होगी तो नीचे चला जाएगा। अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, देखो अब ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, 10 kg का एक ब्लॉक है, और ये सब दे दिया कि होलोट्रॉमिक सिलेंडर रेडियस दे दिया, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे दिया, कह रहे मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर द सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। ठीक है, मतलब वही है ये वाला केस है कि यहाँ पे जो है वो घूम रही है, हमने वेलोसिटी निकाली थी लीनियर, अब हमसे एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है ना, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, मिनिमम वी मिनिमम क्या थी, अंडर रूट जी आर बाई म्यू। ठीक है, तो ओमेगा वी इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, वी बाय आर, यानी इसको हम आर से डिवाइड कर देंगे, अंडर रूट जी आर बाय म्यू, इसको हमने आर से डिवाइड कर दिया, 1/r रख लेंगे यहाँ पर, इक्वल टू ये कर दिया इस तरीके से, इधर हटाओ इसको, यहाँ लिख दिया, ओमेगा क्या निकल के आ जाएगा, 1/r, और वी क्या है, अंडर रूट जी आर बाय म्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे ओमेगा मिनिमम निकालने के लिए, तेरी तो ओमेगा मिनिमम 1/r, आर देखो क्या है, वन, रेडियस 1 दिया, ये खत्म हो गया, अंडर रूट जी की वैल्यू हम कितना 10 लेने के लिए बोला है, 10, और रेडियस कितना है 1, और जी आर बाय म्यू कितना है 0.1, देखो कितना आसान हो गया, पॉइंट हटाया तो एक जीरो लग जाएगा, तो 100 बन गया, तो ओमेगा मिनिमम कितना निकल के आ गया, 10 मीटर पर 10 सॉरी, ओमेगा है ना 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया, बस ये इसके अंदर हमें करना था, इतनी सी चीज़ है। अभी क्या होता, या तो फॉर्मूला याद होता, फॉर्मूला नहीं भी आता तो डायरेक्ट बस यहाँ से इतना सा सॉल्व करके निकालना था, है ना, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेंगे इतना सॉल्व करने के अंदर, दिमाग में डायग्राम बनेगा कि नॉर्मल फोर्स लग रही है, ये लग रही है, एफ एस जो है इतनी एम जी के बराबर है, इतनी हमारी रिक्वायरमेंट है, इतनी अवेलेबल है, बस वो इक्वल लेस देन इक्वल टू ये वाली कंडीशन लगाओगे, और ये अपने आप निकल के आ जाएगा फाइनल। अगर ये याद भी नहीं रहा ना, अगर सोचो अभी याद भी नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस 10 से 15 सेकंड के अंदर ये निकालना आना चाहिए, एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे लिख के तो ये चीज़ भी आ जाएगी। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नहीं है, ये मोशन ऑफ व्हीकल ऑन सर्कुलर पाथ, ये पढ़ा जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, सर्कुलर पाथ पे जब जो हमारी व्हीकल है ना वो टर्न ले रही होती है, तो उसके अंदर वो बाहर की तरफ ना जाए एक तरीके से, है ना, जैसे हमारा रोड है उसमें बाहर की तरफ ना स्लिप करे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना, अबे तू कहाँ जा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन अंदर की तरफ आ जाता है ना, इस पे देखो रोड पर है, हॉरिजॉन्टल रोड पर है एक तरीके से, है ना, तो इसके ऊपर चल रही थी यहाँ पर, ये बाहर की तरफ ऐसे ऐसे ना जाए, इसलिए अंदर की तरफ फ्रिक्शन आ गया। अब अंदर की तरफ फ्रिक्शन आया, अब नीचे तो एम जी फोर्स लग रही थी, ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रही थी, है ना, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स है, नीचे की तरफ एम जी फोर्स है, उनका कुछ काम ही नहीं है भाई इसके यहाँ पर, तो है ना, क्यों नहीं है काम उनका, क्योंकि वो तो वाई डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हो रहा ना। लेकिन अब इसको निकालना कैसे, देखो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी वाला है ना, वो देखो
एफ एस क्या है यहाँ पर, नेट फोर्स हमें यहाँ पे अंदर की तरफ लग दी, वो नेट फोर्स होगी मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कौन सा, सेंट्रीपिटल, तो एम वी स्क्वायर बाई आर लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअल में अवेलेबल हमें कितनी, म्यू इंटू में नॉर्मल, ये तो अवेलेबल है, और नॉर्मल किसके बराबर है, एम जी के, तो म्यू इंटू में एम जी हो गया, समझे। ये हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट, और अवेलेबल हमारे पास में कितना है, ये वाला, मैक्सिमम इतना अवेलेबल हो सकता है। तो रिक्वायरमेंट जो है यानी एम वी स्क्वायर बाई आर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक है। तो एम से एम कटा, क्या निकल के आया, वी स्क्वायर बाई आर लेस देन इक्वल टू म्यू जी, तो वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, समझ गए, वी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, इससे कम या इसके बराबर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा करोगे तो वो बाहर जाके फेंकेगी। तो मैक्सिमम कितना ले सकते हो तुम, एक सर्कुलर पाथ, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे टर्न लेने के लिए मैक्सिमम कितना हो सकता है, अंडर रूट म्यू आर जी, है ना। मैक्सिमम किस तरीके से निकालेंगे, खाली इक्वल टू कर देंगे उसको, म्यू आर जी आ गया, तो इसको ऐसे निकाल लिया। और इसी को लोग फार्मूला सोचते हैं नया कि कोई नया फार्मूला, इसको याद कर लो, कितनी देर लगी अभी बताने के लिए, तो मुश्किल से 20-25 सेकंड लगे, और उसको 5-10 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हो, किसी को बताना नहीं है तो बस ये इस तरीके से लिखना आना चाहिए, है ना। रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी, बस मेन ये चीज़ है, रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी, ये निकाला, कंडीशन लगाई, रिक्वायरमेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू अवेलेबिलिटी, और खत्म, सॉल्व हो गया बस। इसको याद करने की जरूरत नहीं, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये इस तरीके से, ये ना ये चीज़ आनी चाहिए निकालने के लिए, बस और कुछ नहीं। अब देखो इसके अंदर एक और चीज़ आती है कि मोशन, बैंक रोड के ऊपर ना मोशन होता है, जैसे मान लेता हूँ क्या होता है, कुछ कुछ जगह पे ना रोड जो हॉरिजॉन्टल है लेकिन बैंक मतलब कि एक तरीके से एक ढलान दे दी जाती है, यानी इससे क्या होता है ना, इसके अंदर ये केस हो जाता है कि आपको ना आपके पास में फ्रिक्शन नहीं भी होगा ना, तो भी आपकी गाड़ी बाहर जाने से बच सकती है, ठीक है। फ्रिक्शन होगा, एक तो केस होता है बैंक रोड विद फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन, एक होता है विद फ्रिक्शन, है ना, दोनों केस होता है। अब इसके अंदर बस ये याद रखना है, देखो फॉर्मूला याद रखना है इस वाले के अंदर, इस केस में तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ, क्योंकि इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी बड़ी है, उसकी वो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर, बस इस केस में याद रखना, ठीक है। इन सब में तो छोटे मोटे सभी निकाल लोगे हाथों हाथ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या निकल के आती है ना, जो हमारी वी नॉट है ना, वो जब बैंक रोड है विदाउट फ्रिक्शन, तो आर जी टेन थीटा जो है इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगी तो व्हीकल हमारी बाहर की तरफ चली जाएगी, बैंक रोड तक ऐसे ला रहे थे टर्न करते हुए, लेकिन वो बाहर की तरफ चले जाएगी, अगर इससे ज़्यादा अगर वेलोसिटी दी, इससे कम होगी तो वो अंदर की तरफ आ जाएगी, इतनी रहनी चाहिए, ठीक है ना। इसके आसपास मतलब इतनी चलती रहे ताकि वो तुम्हारी गाड़ी जो है बैलेंस रहे। अब क्या होता है, दूसरा केस आता है बैंक रोड विदाउट फ्रिक्शन, अब आता है बैंक रोड विद फ्रिक्शन, ठीक है। विद फ्रिक्शन में क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूले को याद रखना है बस, ठीक है। इनको याद रखने का तरीका भी इजी है, देखो यहाँ पे क्या था, आर जी टेन थीटा था, यहाँ पे भी आर जी है। अब यहाँ पे जो ये थीटा लगा ना, एक तरीके से देखो मैक्सिमम के लिए क्या होता है, अगर इसको मैक्सिमम करना है तो ये चीज़ नीचे वाली मिनिमम होनी चाहिए, है ना, और अगर इसको मिनिमम करना है तो ये चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, तो ज़्यादा जब होगी दोनों में प्लस का साइन होगा, ये कम जब होगी जब दोनों में माइनस का साइन होगा, बस इसको याद रखना, ऊपर साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा आएगा, नीचे जो आएगा कॉस थीटा म्यू एस साइन थीटा आएगा, है ना, साइन थीटा म्यू कॉस थीटा और कॉस थीटा म्यू साइन थीटा, बस इस तरीके से इसको याद रखना, किस तरीके से वो याद रखते हो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अभी देखो ये क्या है, अभी क्वेश्चन है असर्शन कि ऑन अ बैंक रोड कर्व्ड ट्रैक वर्टिकली कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, कह रहे हैं एक बैंक रोड के ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को, ये जो है ना, यहाँ पे जो ये बैंक रोड बनता है ना, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लगता है, और नॉर्मल रिएक्शन के जो दो कंपोनेंट बनते हैं, एक ये वाला कंपोनेंट आता है, एक ये वाला कंपोनेंट आता है। अब क्या होता है सेंट्री, ये जो इसको घुमाने में जो मदद कर रहा है एक तरीके से, यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ना बैंक कर्व्ड ट्रैक वर्टिकल कंपोनेंट जो है नॉर्मल रिएक्शन का, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। मैंने कहा था सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नई तरह की फोर्स नहीं है, जो फोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होती है वही सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। अब ये अगर इस तरीके सर्कुलर पाथ में जा रहा है ना, ये यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड करेगा, ये वाला ना, और ये कौन सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, ये नॉर्मल का, वर्टिकल कंपोनेंट तो ये वर्टिकल कंपोनेंट थोड़ी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करके, ये वाला हॉरिजॉन्टल जो इसका नॉर्मल का कंपोनेंट आएगा वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ना, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या आएगा, ऑन अ बैंक रोड कर्व ट्रैक वर्टिकल कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन का प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, गलत बात है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर टर्निंग, भाई सेंटर जब भी टर्न होगी ना, देखो जब भी टर्न हो रही है, यहाँ टर्न हो रही है, चाहे वो यहाँ पर टर्न हो रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स हर जगह पर रिक्वायर्ड होती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, दोनों के दोनों गलत है, असर्शन भी गलत और रीजन भी गलत, तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आता है इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन जी, है ना, अर्थ का रोटेशन जी के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है ना। तो क्या होता है यहाँ पर, कोई भी जैसे कोई बॉडी रखी हुई है यहाँ पर, तो वो अर्थ जब रोटेट कर रही है उसके साथ में हम इसको ऐसे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर इफेक्टिव ग्रेविटी का ना फॉर्मूला बनता है, ये जो होता है कैपिटल आर लेते हैं इस तरीके से, है ना, और ये जो है यहाँ पर ये स्मॉल आर होता है, उसको वो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो। जी इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा जो है वो यहाँ से होता है, ये याद रखना है, ये थीटा इस जगह से होता है। तो अब इसमें क्या करते हैं, वो इसके अंदर एक क्वेश्चन भी आता है, एक आइस वाला क्वेश्चन आता है, वही मत बताऊंगा अभी, है ना, वो ऐसे ही बता दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इक्वेटर पे पूछेंगे कि जी की वैल्यू तुम्हें बतानी है, जी इफेक्टिव कितना होगा इक्वेटर के ऊपर। अब इक्वेटर कहाँ पर है, इक्वेटर ये है, ठीक है। अब इक्वेटर के ऊपर जी इफेक्टिव देखोगे तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट देखोगे तो उसका जो थीटा बनेगा वो तो 0 डिग्री बनेगा, थीटा तो 0 रह जाएगा। तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जब थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो कॉस 0 1 होता है, तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। अब यहीं पे पूछेगा कि पोल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो अब बताओ जी इफेक्टिव किस तरीके से देखोगे, तो जी इफेक्टिव क्या होगा, यहाँ पे पोल पे जब आएगा पूरा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब 90 डिग्री का एंगल यानी जो है कॉस 90 का होता है 0, है ना, तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म जो है 0 हो जाएगा फिर, ठीक है, समझ गए। अब तो यहाँ पे जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा पोल के ऊपर, फिर जी मतलब मैक्सिमम कितना हो जाएगा, जी यहीं पर ही रहेगा, पोल्स के ऊपर मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर ना यही पूछते हैं असर्शन रीजन बनाकर भी, कि जो हमारा जो इक्वेटर पे है वहाँ पर जो है ग्रेविटी जो है मैक्सिमम होती है, और पोल्स पे जो है बोल देगा कि मिनिमम होती है, जबकि बिल्कुल अपोजिट बात बोलती है, तो स्टेटमेंट और दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। या बोल सकता है कि यहाँ पर जो है थीटा जो 90 डिग्री, मतलब इस तरीके से समझिए ना, सारे क्वेश्चन यहीं से उठेंगे जिस तरीके से पूछे जाएंगे इसमें से। असर्शन रीजन भी एक पोल वाला इसके अंदर पूछा था कि पोल पे मैक्सिमम होती है मिनिमम होती है, जो भी सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है सर्कुलर मोशन का। हर एक चीज़ को, जितने भी जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, मैंने कम वक्त के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से बताने की कोशिश करी है ना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे तुमने, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी थे, जैसे ये डेथ वाले क्वेश्चन भी हो गए, या फिर इसमें रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये सब के सब। तो अब नेक्स्ट मिलेंगे किसी और लेक्चर में, और नेक्स्ट चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली वर्क पावर एनर्जी का होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अब इसमें आपको क्या चीज़ करनी है, बस अब क्या करो, इसको जो मैंने बताया सारी चीज़ें खुद से एक बार प्रैक्टिस करके देखो, खुद से लिख कर देखो, जो क्वेश्चन करे वो खुद से प्रैक्टिस करो। उसके बाद में सारे के सारे पीवाईक्यू कर लो, बस ये चैप्टर तैयार है, इससे कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं। इसके बारे में मत सोचो कि कोई और कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है, कुछ और भी समझने की जरूरत है, बस इतना समझने की जरूरत है जितना मैंने इस लेक्चर में बताया। उसके बाद में सिर्फ क्वेश्चन करो, इसके पीवाईक्यू करो, कंप्लीट है, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, थैंक यू।